नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के दूसरे और तीसरे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। ए है सृजन, बी है ग्रहण, सी है संचयन एवं अनुकूलन और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए सृजन, ग्रहण, संचयन एवं अनुकूलन तीनों जो है आवश्यक होता है। यानी नए नए शब्दों का सृजन करना चाहिए, दूसरे भाषा से शब्दों को ग्रहण करना चाहिए, शब्दों का संचयन और अपनी भाषा के अनुसार उसका अनुकूलन भी करना चाहिए। तो डी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विधिक शब्दावली का संबंध है। आपको बताना है कि विधिक शब्दावली का संबंध किससे है। यह नियाय व्यवस्था से, बी है प्रशासनिक व्यवस्था से, सी है चिकित्सा की व्यवस्था से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विधिक शब्दावली का जो संबंध होता है वो न्याय व्यवस्था से होता है, तो दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपको बताना है। यह हमें अत्यंत आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को अपनाना चाहिए। बी है उसमें ध्वनि का हेरफेर हमारी भाषा के अनुसार होना चाहिए। सी है नए शब्द हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं के व्याकरण के अनुसार होने चाहिए। डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए ये तीनों कथन आवश्यक होते हैं, तो तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन है। यानी इसमें से कौन सा शब्द कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। ए है सेवा व्यवधान, बी है निवेश अधिकारी, सी है स्वीकृति और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं तीनों जो है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है। ए है अनेकार्थी होना, बी है पर्यायवाची होना, सी है निश्चित अर्थ होना और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निश्चित अर्थ होना पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता होती है। जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उसका अर्थ जो होता है निश्चित होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द है। ए है परित्याग, बी है कार्यालय, सी है अनुगान और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों शब्द दिए गए हैं तीनों शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। छठे के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उद्देश्य कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। ए है साहित्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार, बी है कला के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार, सी है राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार कार्यालय हिंदी का उद्देश्य होता है, तो सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है वित्त मंत्रालय और डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है। यह विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति, बी है अर्थ की सुनिश्चितता, सी है मूल या रूढ़ होना, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीनों जो विशेषता ऊपर हैं तीनों पारिभाषिक शब्द की विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि पारिभाषिक शब्द एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ जो होता है वो निश्चित होता है, उसका अर्थ जो होता है मूल और रूढ़ होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उद्देश्य कार्यालय हिंदी का है। ए है बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाना, बी है सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सी है शासन और जनता के बीच संबंध स्थापित करना, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कार्यालय हिंदी का जो उद्देश्य है तीनों कथनों के माध्यम से व्यक्त हुआ है, तो डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा।
11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समास प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? ए है ग्राम पंचायत, बी है आकाशवाणी, सी है घोषणा पत्र और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों शब्द दिए गए हैं तीनों समास प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अर्ध पारिभाषिक शब्द हैं। आपको बताना है कि अर्ध पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। यह जिन शब्दों में कोई तकनीकी पक्ष समाहित नहीं होता। बी है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है। सी है यह शब्द सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के होते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अर्ध पारिभाषिक शब्द होते हैं वो सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं, यानी इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में भी किया जा सकता है और पारिभाषिक अर्थ में भी किया जा सकता है। सी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? ए है अधिकार, बी है प्रबल, सी है अनुबंध और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो शब्द हैं अधिकार, प्रबल और अनुबंध तीनों उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित शब्द हैं, क्योंकि इनको शब्द के आगे उपसर्ग लगा करके बनाया गया है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, प्रबल में प्र उपसर्ग है, अनुबंध में अनु उपसर्ग है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? ए है जिलाधिकारी, बी है कुलाधिपति, सी है अभ्यावेदन और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो शब्द हैं जिलाधिकारी, कुलाधिपति और अभ्यावेदन तीनों संधि प्रक्रिया से निर्मित शब्द हैं। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या है? आपको बताना है कि अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या है। ए है आवंटन, बी है प्रबंधन, सी है अनुबंध और डी है अनुलग्नक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलॉटमेंट को हिंदी में आवंटन के नाम से जाना जाता है, तो 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी है। ए है कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी, बी है सिनेमा में प्रयुक्त हिंदी, सी है साहित्य में प्रयुक्त हिंदी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्यालय हिंदी कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी को कहते हैं, तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एलवांश का हिंदी अर्थ क्या होगा? ए है भत्ता, बी है आरोप, सी है संशोधन और डी है असंगत। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एलवांश को हिंदी में भत्ता के नाम से जाना जाता है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 11 जून को, बी है 14 सितंबर को, सी है 18 दिसंबर को और डी है 10 अक्टूबर को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यह 343 से 351, बी है 315 से 335, सी है 311 से 340 और डी है 300 से 320। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत में हिंदी किस वर्ग में है? ए है राजभाषा, बी है द्विभाषा, सी है लोक भाषा और डी है तकनीकी भाषा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में हिंदी राजभाषा के वर्ग में है, राजभाषा के रूप में उसकी मान्यता मिली हुई है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान एवं पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? यह है कार्यालय आदेश, बी है अधिसूचना, सी है परिपत्र और डी है कार्यालय ज्ञाप। 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों के बीच और विभागों के बीच सूचना का जो आदान प्रदान किया जाता है वो कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से किया जाता है। 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किसका अनुपालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है? यानी किस पत्र का पालन अगर न किया जाए तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? यह कार्यालय आदेश, बी है अधिसूचना, सी है अनुस्मारक और डी है विज्ञप्ति। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्यालय आदेश, क्योंकि अगर हम कार्यालय आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाएं तथा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति
स्थानांतरण आदि से संबंधित सूचना जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है क्या कहलाती है? ए है अधिसूचना, बी है कार्यालय ज्ञाप, सी है प्रेस विज्ञप्ति और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। यह है एक वचन में, बी है द्विवचन में, सी है बहुवचन में और डी है उपर्युक्त में सभी में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 का जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो एक वचन की शैली में लिखा जाता है, मैं जैसे शब्दों का प्रयोग उसमें ज्यादा किया जाता है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किस पत्र में प्रेषक अधिकारी के निजी विचारों का कोई स्थान नहीं होता है? यह सरकारी पत्र में, बी है अर्ध सरकारी पत्र में, सी है दोनों में और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकारी पत्र में जो प्रेषक अधिकारी होता है उसके निजी विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश होता है। यह अनौपचारिक होता है, बी है औपचारिक होता है, सी है सूचनात्मक होता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो कार्यालय आदेश होता है वह औपचारिक होता है, तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें संबोधन तथा अधोलेखन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह सरकारी पत्र में, बी है अधिसूचना में, सी है अर्ध सरकारी पत्र में और डी है परिपत्र में। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अधिसूचना होता है इसमें न तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है और न ही अधोलेखन का प्रयोग किया जाता है, तो 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कार्यालय ज्ञाप में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? यह है उत्तम पुरुष शैली, बी है मध्यम पुरुष शैली, सी है अन्य पुरुष शैली और डी है उपर्युक्त सभी। 28 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यालय ज्ञाप में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र होती है, औपचारिक होती है, बी है अनौपचारिक होती है, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वह अनौपचारिक पत्र होता है, तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में क्या सत्य है? आपको बताना है कि कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में क्या सत्य है। यह संबोधन तथा अधोलेखन का प्रयोग नहीं होता, बी है यह सूचनात्मक होता है, सी है इसके प्रथम अनुच्छेद में क्रम संख्या नहीं लिखा जाता है, डी है उपर्युक्त सभी। तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में जो ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं तीनों कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अधिसूचना किस पुरुष शैली में लिखी जाती है? आपको बताना है कि अधिसूचना जो होता है वह किस पुरुष शैली में लिखा जाता है। यह उत्तम पुरुष शैली में, बी है मध्यम पुरुष शैली में, सी है अन्य पुरुष शैली में और डी है उपर्युक्त सभी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अधिसूचना होता है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, शासन द्वारा जन सामान्य तक सीधे सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यह परिपत्र का, बी है अनुस्मारक का, सी है कार्यालय आदेश का और डी है प्रेस विज्ञप्ति का। डी ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। शासन के द्वारा जन सामान्य तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लिया जाता है, तो डी ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अधिसूचना के संदर्भ में क्या सत्य है? आपको बताना है कि अधिसूचना के संदर्भ में सत्य क्या है। यह सूचनार्थ होता है, बी है यह एक आयामी होता है, सी है इसमें काट छांट नहीं की जा सकती है, डी है उपर्युक्त सभी। तो 33 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी अधिसूचना के संदर्भ में ऊपर दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उद्देश्य विज्ञापन का है। यह आदेश देना, बी है व्यवस्था बनाए रखना, सी है नए ग्राहकों को जोड़ना तथा पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाना और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो विज्ञापन का उद्देश्य होता है उन नए ग्राहकों को जोड़ना होता है और पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाए रखना होता है, तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी कार्य को कराने के लिए ठेकेदारों को आमंत्रित करने के लिए जारी की जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? यह कार्यालय आदेश कहते हैं, बी है विज्ञापन कहते हैं, सी है निविदा कहते हैं और डी है संकल्प कहते हैं। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकार को जब ठेकेदारों के माध्यम से कोई काम कराना होता है तो जो सूचना आमंत्रित करती है उसको निविदा के नाम से जाना जाता है, तो 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकल्प के बारे में सत्य क्या है। आपको बताना है संकल्प के बारे में सत्य क्या है। यह इसे सरकार की ओर से जारी किया जाता है, बी है इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, सी है इसमें सरकारी नीतियों एवं निर्णयों की घोषणा होती है, और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। संकल्प के बारे में ऊपर दिए गए तीनों कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन प्रेस विज्ञप्ति के बारे में सत्य है। यह औपचारिक होता है, बी है समाचार पत्र की ओर से इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, सी है इसे नियत तारीख को ही प्रकाशित किया जाता है, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में ऊपर दिए गए तीनों कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। आपको बताना है कि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है उसकी भाषा कैसी होती है। यह आदेशात्मक होती है, बी है तटस्थ होती है, सी है मित्रतापूर्ण होती है, डी है उपर्युक्त सभी। तो 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा होती है वो मित्रतापूर्ण होती है, 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिसूचना के अंतर्गत सम्मिलित है। अधिसूचना में क्या सम्मिलित होती है। ए है वेतन वृद्धि, बी है अधिनियम, सी है स्थानांतरण, और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेतन वृद्धि, अधिनियमन और स्थानांतरण तीनों जो है अधिसूचना के अंतर्गत शामिल होता है, तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। निविदा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। यह है टेंडर, बी है एडवर्टाइजमेंट, सी है नोटिफिकेशन, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निविदा को अंग्रेजी में टेंडर के नाम से जाना जाता है, तो 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।